नमस्कार। आज हम एक राजनीतिक किले की बनावट को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा किला, एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जहां चुनावी नतीजे इतने स्थिर हैं कि वो लगभग पत्थर की लकीर जैसे लगते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्णिया की। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं कुछ नंबरों से। साल 2015 राज्य के चुनाव हुए और पूर्णिया में बीजेपी की जीत हुई। जीत का अंतर था 32,815 वोट। इस आंकड़े को जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक 5 साल बाद 2020 में तस्वीर लगभग वैसी ही रही। जीत का फासला हैरान करने वाला है, पर यह था 32,154 वोट, लगभग वही का वही। और फिर 2025 का चुनाव, एक बार फिर जीत का अंतर रहा 33,222 वोटों का। मतलब एक दशक बीत गया, लेकिन नतीजा टस से मस नहीं हुआ। ये वाकई में सोचने वाली बात है ना? तो यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर ऐसा क्यों है कि बड़े बड़े आर्थिक झटकों या सामाजिक बदलावों के बावजूद पूर्णिया में चुनावी नतीजे लगभग नहीं बदलते? आइए इस राजनीतिक पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है पूर्णिया का वो जनादेश जो बदलता नहीं। चलिए इन नंबरों की और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें असल में क्या कहानी सुना रहे हैं। 2025 के नतीजों पर एक नजर डालिए। बीजेपी के विजय कुमार खेमका को मिले 1,27,000 से ज्यादा वोट, जो कुल वोटों का लगभग 55% था। वहीं उनके कांग्रेस के प्रतिद्वंदी जितेंद्र कुमार को 94,000 के करीब वोट मिले और जीत का अंतर, जैसा हमने देखा, 33,000 वोटों से ज्यादा का था। ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी कि यहां के वोटर्स का डीएनए क्या है। देखिए, किसी भी चुनावी समीकरण को समझने के लिए वहां के सामाजिक और जनसांख्यिकीय ताने बाने को समझना बेहद जरूरी होता है। पूर्णिया की धार्मिक बनावट यहां की राजनीति में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लगभग 75% हिंदू आबादी और 23% मुस्लिम आबादी। जाहिर है, जब डेमोग्राफी ऐसी होती है तो इसका सीधा असर वोटिंग पैटर्न पर पड़ता है और एक तरह का सामाजिक ध्रुवीकरण देखने को मिलता है। और ये कोई पिछड़ा हुआ ग्रामीण इलाका नहीं है। पूर्णिया एक शहरी केंद्र है जहां की साक्षरता दर लगभग 73% है। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ के वोटर पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं और राजनीतिक संदेशों को अच्छी तरह समझते और परखते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि जीत की वजह क्या है। चलिए तीसरे हिस्से में मौजूदा विधायक की जीत की रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर उनकी लगातार जीत का राज क्या है? हमारे विश्लेषण के मुताबिक बीजेपी का ये किला 3 मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला, एक इंफ्रास्ट्रक्चर शील्ड यानी विकास के कामों की ढाल। दूसरा, एक नैरेटिव वेपन यानी कहानी या विमर्श का हथियार। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वो है चैलेंजर की अपनी ही नाकामी। तो पहला स्तंभ है इंफ्रास्ट्रक्चर शील्ड, मतलब पूर्णिया एयरपोर्ट के विस्तार जैसे बड़े और दिखने वाले प्रोजेक्ट्स। इन प्रोजेक्ट्स ने सरकार के खिलाफ जो भी नाराजगी थी उसे काफी हद तक कम कर दिया और डबल इंजन सरकार के विकास के दावों को एक तरह से जमीनी सबूत दे दिया। और बात सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स की नहीं है। या आंकड़े देखिए, मौजूदा विधायक वी.के. खेमका ने विधानसभा में 163 सवाल पूछे, जबकि राज्य का औसत सिर्फ 90.7 है। इससे उनकी छवि एक एक्टिव और काम करने वाले नेता की बनी। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, नैरेटिव का हथियार। रिपोर्ट ये बताती है कि घुसपैठिया वाले नैरेटिव का लगातार इस्तेमाल किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि सवर्ण और गैर यादव ओबीसी वोटर्स अपनी आर्थिक परेशानियों को भूलकर भी एनडीए के पीछे लामबंद हो गए। ये एक ऐसा नैरेटिव है जो बाहरी लोगों का डर दिखाकर वोटर्स को एकजुट करता है। और देखिए, नैरेटिव का ये हथियार तब और भी असरदार हो जाता है जब उसे चुनौती देने वाला खुद कमजोर हो। और यहीं से हम आते हैं तीसरे और सबसे अहम स्तंभ पर। सवाल यह है कि विपक्ष का अभियान आखिर क्यों और कैसे लड़खड़ा गया। यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। कांग्रेस के उम्मीदवार के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, 16.5 करोड़ से ज्यादा की घोषित संपत्ति, लेकिन उनकी छवि आपराधिक आरोपों की वजह से बुरी तरह दागदार थी। और बस इसी एक वजह ने पढ़े लिखे शहरी मिडिल क्लास और स्विंग वोटर्स को उनसे दूर कर दिया। और ये कोई मामूली आरोप नहीं थे। आईपीसी 384 यानी जबरन वसूली और आईपीसी 387 जिसमें जबरन वसूली के लिए जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देना शामिल है। सोचिए, एक शहरी और शिक्षित सीट पे ऐसे संगीन आरोपों का क्या असर हुआ होगा। ये उनकी उम्मीदवारी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुए। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं? भविष्य में अगर इस किले को चुनौती देनी है तो उसका ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए?
उसके लिए क्या एक व्यवस्थित प्रयास करना होगा? रिपोर्ट एक और विरोधाभास की तरफ इशारा करती है। जमीन पर गंभीर स्थानीय मुद्दे थे, लोगों की शिकायतें थी, लेकिन विपक्ष उन्हें एक चुनावी हथियार बनाने में पूरी तरह नाकाम रहा। ये एक बहुत बड़ा मौका था जो उन्होंने गंवा दिया। इस नाकामी का एक सबसे बड़ा और चौंकाने वाला उदाहरण ये आंकड़ा है। पूर्णिया क्षेत्र में 66% महिलाएं एनीमिया यानी खून की कमी से पीड़ित हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये शासन की एक बहुत बड़ी विफलता है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को भुना ही नहीं पाया। तो भविष्य की चुनौती के लिए रोड मैप क्या है? सबसे पहले नेतृत्व में बदलाव। दागी चेहरों को हटाकर किसी साफ सुथरे पढ़े लिखे पेशेवर को आगे लाना होगा। दूसरा, नैरेटिव को बदलना होगा। राष्ट्रीय बहसों की जगह स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे स्थानीय मुद्दों पर फोकस करना होगा। तीसरा, जमीनी लामबंदी, महिलाओं और युवाओं के लिए अलग से विंग बनाना होगा। और चौथा, बड़ी बड़ी रैलियों की जगह छोटे छोटे डिजिटल कैंपेन और नुक्कड़ सभाओं पर जोर देना होगा। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ बस एक लाइन में यह है कि सिर्फ जाति और धर्म का गणित चुनाव जिताने के लिए काफी नहीं है। जब तक एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट यानी एक बेदाग उम्मीदवार नहीं होगा, तब तक ये सारे नंबर बेजान हैं। उम्मीदवार की छवि ही वो चिंगारी है जो इस गणित में जान डाल सकती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की राजनीति में क्या एक बेदाग उम्मीदवार एक बेहतरीन संदेश से ज्यादा कीमती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज सिर्फ पूर्णिया में नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में सुनाई देती है। इस पर सोचिएगा जरूर।